अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था हॉलीडेज से पहले, वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से पहले पहले हम चैप्टर नंबर 4 को कवर कर चुके थे। आपके लिए जो लेक्चर्स थे वो हमने यूट्यूब पे अपलोड किए थे। अगर किसी बच्चे का कोई लेक्चर रहता है तो यूट्यूब पे उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है, जैसे कि शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक साइज़ है, आयनाइजेशन एनर्जी है। लास्ट टाइम हमने जो पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था, उसमें हमने इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी ज़्यादातर हमने बेस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। जैसे कि एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम उसका ग्रुप नंबर डिफ़ाइन करते हैं, और एक ग्रुप के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरी कर रही होती हैं। जैसे कि हम एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसकी रीज़न क्या है? अब अगर हम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो जो पीरियड के अंदर होता है वो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा होता है। इसकी क्या रीज़न है? उसके बाद जो शील्डिंग इफेक्ट है ये क्या होगा, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्या न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स या इनर इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन को डिक्रीज़ करती है। अब ये सारी बातें इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस की गई हैं। उसके बाद हम शील्डिंग इफेक्ट को इसके नोट्स भी बनाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि there is a periodic fluctuation in the electronic configuration of the element as the atomic number increases। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट की वो क्या करती है, फ्लैक्चुएट करती है। फ्लैक्चुएट मीन कि अगर आप किसी ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होगा लिथियम, उसके बाद क्या होगा सोडियम, उसके बाद क्या होगा पोटाशियम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ये बात लिखते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर क्या होगा 1 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 19। कुछ मैंने एलिमेंट लिखे हैं ग्रुप 1 के, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे वेरी कर रहा है। अगर ये एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी चेंजेस आएंगे। इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन का लिखते हैं तो ये क्या आता है 1s1, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2s1। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे हैं क्योंकि इनका ग्रुप नंबर सेम है, लेकिन इनके जो शेल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, पीरियड नंबर चेंज हो रहा है। नीचे आते हैं तो 3s1 हो जाता है अप टू सो ऑन, ठीक है। देयरफॉर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वेरी। इसको आप क्या लिखेंगे, वेरी, चेंज हो रही है इन अ periodic manner। Elements with a similar valence shell electronic configuration are placed in the same group। ये मैंने अभी आपको बात बताई है कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें और उनकी वैलेंस शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं तो उनको हम किस ग्रुप के अंदर रखते हैं, सेम ग्रुप के अंदर हम उसको डिप्लॉय करते हैं, सेम ग्रुप के अंदर रखते हैं, वन बिलो द अदर। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखना है कि वो किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन के सबसे पहले अगर कोई एटम आपको दिया जाता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफ़ाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का पर्पज़ क्या होगा कि आप सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं लेट्स से कि हमारे पास सोडियम है 11, इसको अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s1। उसके बाद अगर हम एक लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन कि ये रिएक्शन कैसे करेगा। रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये जब बॉन्डिंग करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसे कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है। इसके लिए जो इजी है वो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किस में चला जाता है, Na पॉजिटिव के अंदर। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उसके बाद क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस में चला जाएगा, क्लोरीन 1-। तो उसने लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किसको चेंज कर रही होती है, केमिकल बिहेवियर को चेंज कर रही होती है। जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि ये एलिमेंट रिएक्ट कैसे करेगा। ठीक है, अब पहले हम इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द साइज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले मैंने आपको केमिकल का बता दिया। अब आपने याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करेंगी, साइज़ ऑफ द एटम। अब साइज़ क्या होता है, एक एटम का साइज़ जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें एटम का साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइज़ क्या होता है कि एटम का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल पोर्शन चाहिए, एटॉमिक न्यूक्लियस चाहिए। इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ न्यूक्लियस। और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मीन के लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस या साइज़। ये एटॉमिक रेडियस या साइज़ किसको चेंज कर रहा होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसके साथ रिलेट कर रही हैं, एटॉमिक साइज़ के साथ। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके साथ रिलेट कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ। ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली। अब जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि ये, अब सबसे पहले इसने थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि ग्रुप और पीरियड के अंदर ये कैसे वेरी करते हैं, चेंजेस कैसे आती हैं, पीरियोडिक कैसे होते हैं, रिपीट अपने आप को कैसे करते हैं, क्या ये ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ होते हैं, क्या ये पीरियड के अंदर इंक्रीज़ होते हैं। तो थोड़ा सा एक रिकॉल है कि सबसे पहले हम ग्रुप और पीरियड को कैसे डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद हम मज़ीद आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। बिकॉज द साइज ऑफ एटम change gradually from top to bottom in a group, therefore the element shows a gradation of physical properties within the same group. In the periodic table, the number of electrons in the valence shell increases gradually from left to right. Their chemical and physical properties also differ in the same way. In this section, you will learn about the variation of physical properties of certain element within a group and across a period. अब हम ज़रा मूव करेंगे। जो इसका पहला है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं और एक हम इनर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। ठीक है, दोबारा से हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करके ज़रा सीखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे और इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बोहर मॉडल ड्रा करता हूँ। हम पढ़ना जा रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे कि electrons present in valence shell
वैलेंस शेल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, आउटर शेल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट शेल। ठीक है, और उसके बाद इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन inner shells, inner shell near to the nucleus, nearby the nucleus, के न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इनर शेल्स, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका बोहर मॉडल ड्रा करके फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ज़रा एक डायग्राम से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूक्लियस हम ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, और उसके बाद शेल नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा करना चाह रहा हूँ किस चीज़ का, जो बोहर मॉडल है वो फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं सोडियम का Na11 और 23। यहाँ पे आप बोहर मॉडल को भी सीख रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 11, और न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 2, दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे 8, और तीसरे शेल में कितने आ जाएंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डिफाइन करना है, जो दो डेफिनेशन आपने सीखी हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स हम किसे कहेंगे और आउटर इलेक्ट्रॉन्स हम किसे कहेंगे। तो जो मैंने कहा था कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस या आउटर इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट पे मौजूद होगा। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ये क्या है एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियस N। ठीक है, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें ये भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी क्या है इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है तो फिर हम जाते हैं ज़रा शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैलेंस और वैलेंसी सेम होता है, यस। वैलेंसी बेसिकली मैंने अभी आपको बताया, जैसे वैलेंसी हम किसे कहेंगे, सोडियम की जो वैलेंसी होती है, वैलेंस से वैलेंसी होता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आता है 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब 1 पॉजिटिव, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक स्लाइड के अंदर बताया है कि जो सोडियम है वो Na1 पॉजिटिव कैसे गेन करेगा। देखें, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था जो इसने लूज़ किया। अब वैलेंसी हमें यही सिखाती है कि इलेक्ट्रॉन जो गेन होता है या लूज़ होता है वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी कंबाइन कर रहे होते हैं, तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट समथिंग एल्स। तो बाज़ औक़ात जो सिंपल केस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी सेम होता है कि कोई एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, जब इस केस में इसकी वैलेंसी क्या है 1 पॉजिटिव के, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसकी वैलेंसी जो है वो -1 है। -1 का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम ज़रा मूव करते हैं। पहले मैंने आपको सिखाया कि इनर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। अब ज़रा हम शील्डिंग इफेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद आगे मूव करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
force of attraction between nucleus and the outer electrons. ठीक है, by the presence of, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ by the presence of inner electrons is called shielding effect. ठीक है, अब यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को सीखने के लिए ये जो इनर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखा गया है कि इस न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कैसे होती है, बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शील्ड काज करते हैं, शील्ड एक दीवार बना देते हैं कि इसकी न्यूक्लियस और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनकी अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ये जो अट्रैक्शन डिक्रीज होती है इसको हम किस पैटर्न में लिखते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के केस में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, क्लियर है। उसके बाद हम इसकी वेरिएशन लिखते हैं ग्रुप और पीरियड के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है पीरियोडिक बिहेवियर। पीरियोडिक बिहेवियर पे जाने के लिए इसके साथ एक क्वेश्चन लिखा गया है कि विच एलिमेंट हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, बेरिलियम और मैग्नीशियम। विच एलिमेंट हैज़ greater shielding effect, बेरिलियम या फिर किस चीज़ का होगा, मैग्नीशियम। इस चीज़ का आंसर देने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, पीरियोडिक बिहेवियर। पीरियोडिक बिहेवियर का मतलब क्या होगा कि वेरिएशन इन अ ग्रुप और वेरिएशन इन अ पीरियड। तो उस पर हम मूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएशन इन अ ग्रुप। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब इसकी रीज़न क्या होगी, बिकॉज एटॉमिक नंबर increases number of electron increases अब तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। अब एक और बात लिख सकते हैं जो मेनली है कि इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, जब इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि दे कट ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। एज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एज द इनर इलेक्ट्रॉन्स inner electron increase the force of attraction between nucleus and outer electrons
डिक्रीजेस, ठीक है। हेंस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अब इसके साथ क्या, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखते हैं ग्रुप के अंदर, ये एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसको अगर हम देखते हैं ग्रुप में कि शील्डिंग इफेक्ट्स ग्रुप के अंदर कैसे वेरी कर रहा है, तो ये एक ग्रुप नंबर 1 है, इसको अगर आप देखें ग्रुप नंबर 2 है, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अगर हमारे पास रोमन में 3 है, अगर आप दूसरी साइड पे करते हैं तो 1 2 एंड 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 3 एंड 11 और 19। इसका इलेक्ट्रॉन एक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इसका भी एक है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें इनर इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन 10 आ रहे हैं, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, एक लास्ट पे 1 चला जाएगा तो 18 जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जब इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात लिखी गई है कि शोज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, विच एटम हैज़ मोर शेल, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब यहाँ पे जो आपकी बुक पे बात लिखी गई है कि किस एटम के शेल्स ज़्यादा हैं, बेरिलियम या मैग्नीशियम के, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है वो 2 शेल्स हैं, जबकि मैग्नीशियम के केस में 3 शेल्स हैं। n इज़ इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे क्या है, n इज़ इक्वल्स टू 2, इसके लिए भी शेल्स कितने हैं, 2। उसके बाद क्या है कि विच एटम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो मैग्नीशियम के इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। उसके बाद नीचे लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल कट ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स। ये जो अभी मैंने आपके साथ बार डिस्कस की थी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज कर देते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हमने बात लिखी है। अब ये जो बात लिखी गई है ये इस चीज़ की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। और लास्ट पे लिखा गया है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, बेरिलियम या मैग्नीशियम। तो यहाँ पे अभी हमने जो पीरियड ग्रुप की बात की है, इसको अभी मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, बेरिलियम या मैग्नीशियम। अभी आप ज़रा इसको गौर से देखें, बेरिलियम है और साथ में मैग्नीशियम है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 4, और मैग्नीशियम का क्या है, 12। अभी आपने जो इनके इनर इलेक्ट्रॉन्स देखे कि किसके इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो मैग्नीशियम के हैं वो कितने हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल्स टू 8, जबकि बेरिलियम के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। तो सबसे ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स किस केस में हैं, मैग्नीशियम के केस में। तो किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का। किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस करेगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो मैग्नीशियम के केस में होगा। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इन दोनों में से या इसके साथ एलिमेंट्स चेंज करके पूछा जाता है कि किसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा है या किसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो यहाँ पे आपकी बुक में भी मैं मार्क कर देता हूँ कि मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये जो लाइन आपने याद करनी है, मैंने लिख के भी दिया है कि यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन इन ग्रुप, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इन अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेज सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल आल्सो इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। ये जो बात अभी हमने लिखी थी। अब उसके बाद नीचे दूसरी तरफ हम जा रहे हैं, जो पीरियड है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपका साथ साथ बोर्ड भी बनता जाए।
कि वेरिएशन इन अ पीरियड। ठीक है, अब जो पहली बात हमने लिखी थी कि ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज़ ग्रुप, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम क्या लिखते हैं, पीरियड। अब इसको अगर हम डिफाइन करते हैं पीरियड के अंदर, तो शील्डिंग इफेक्ट, ये आपने याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन पीरियड। अब इसकी रीज़न क्या होगी, बिकॉज द inner electrons remain constant। रिमेन्स कांस्टेंट कैसे रहते हैं, जैसे आपकी बुक के ऊपर एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जैसे उसने एग्जांपल दी है लिथियम और बेरिलियम की, which element has greater shielding effect। जैसे कि बात हुई है लिथियम की और क्या है, बेरिलियम। लिथियम जो है एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम जो है एटॉमिक नंबर 4 है, और ये सेम पीरियड के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इनके पीरियड को डिफ़ाइन करते हैं तो 1s2 2s1 सेकंड पीरियड का ये एलिमेंट है, 1s2 2s2। तो ये दोनों क्या हैं, सेकंड पीरियड के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ग्रुप इसका 1 है, इसका ग्रुप नंबर 2 है। अगर इसको हम देखें तो इनके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों केसेस में वो क्या हैं, 2 एंड 2। अभी हमने ये बात की कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। रीज़न क्या है कि बिकॉज द इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो शील्डिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर भी देते हो तो सबसे पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 1। और दूसरा जो है उस केस में भी क्या होगा, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, और दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 2। अब इन दोनों को, ये लिथियम हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, बेरिलियम। दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर मींस के यहाँ पे जो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो दोनों केसेस में सेम है। अब रीज़न क्या होगी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। एक और हम रीज़न लिख देते हैं यहाँ पे, इन अ पीरियड द atomic number increases by 1। ठीक है, जो जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है बाय 1 तो जो पीरियड है सेम रहेगा। लेकिन अगले ग्रुप, जैसे एक अगर मैं बात करता हूँ लिथियम है, लिथियम का 3 था, उसके बाद क्या आ जाएगा, बेरिलियम 4, 1 बाय 1 इंक्रीज़ करता जाएगा जैसे अगला एलिमेंट है पीरियड के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, बोरान आ जाता है, बोरान के बाद क्या आ जाएगा, कार्बन। अगर इन सब का अगर हम देखें कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि हैविंग सेम या कांस्टेंट शील्डिंग इफेक्ट। तो इसके साथ हम मज़ीद एक बात लिखते हैं, इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, the electrons are added in the same shell। कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे एटॉमिक नंबर 3 था, उसके बाद इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। अगर हम लिथियम को देखते हैं तो लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, वैलेंस शेल के अंदर। बेरिलियम को अगर हम देखते हैं तो बेरिलियम का जो है वो यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर हम बोरान को देखते हैं तो बोरान के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो
इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी कांस्टेंट है। तो शील्डिंग इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो इसको अफेक्ट करेगा। यहाँ तक था आपका शील्डिंग इफेक्ट। अब ज़रा बुक की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो बात बताई गई है, अच्छा उसके बाद है कि विच एटम लिथियम और बेरिलियम हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ शेल, विच एटम लिथियम बेरिलियम हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। तो लिथियम और बेरिलियम का हमने देखा कि दोनों का जो शील्डिंग इफेक्ट था वो सेम था, कांस्टेंट था, क्योंकि ये किसके अंदर मौजूद होते हैं? सेम पीरियड के अंदर मौजूद होते हैं। तो पीरियड में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है एज टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। तो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? इसको अगर हम लिखें तो शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? जो हमने चीज़ देखी इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं ज़रा इसकी जो सेल्फ चेक है उसके ऊपर। उससे पहले आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया है? जल्दी से शाबाश। शील्डिंग इफेक्ट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको ये जो चीज़ लिखी गई है आपके साथ यूट्यूब पे लिंक होते हैं हमारे, वहाँ पे आपको शेयर कर दी जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली जो फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, एक शील्ड है। शील्ड मीन कि एक रुकावट होती है जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी गिरफ्त वीक पड़ जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, इसका क्या मीन है कि जैसे मेरे सामने आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, ठीक है, मेरे जो फ्रंट पे स्टूडेंट्स होंगे मैं उनके ऊपर गिरफ्त कंट्रोल ज़्यादा कर सकता हूँ। जो जो स्टूडेंट मुझसे दूर होता जाता है, जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं। मेरा जो अप्रोच है लास्ट स्टूडेंट्स तक वो कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक शील्ड क्रिएट करते हैं। शील्ड मीन रुकावट बनाते हैं। उससे होता क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक कंट्रोल होता है न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो वीक होता जाता है। वीक होने का रिजल्ट क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वो अपना शेल छोड़ देते हैं। और ऐसे एटम हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। उनकी न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाती है और उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो रिएक्ट कर जाएंगे और हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि हमारा अल्कली मेटल है और अल्कलीन अर्थ मेटल है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाईली रिएक्टिव्स हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फ़ौरन छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसी न किसी कंपाउंड के अंदर या मालिक्यूल के अंदर फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशन के रीज़न क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो शील्डिंग इफेक्ट है। तो शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम वेरिएशंस को बताते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चेंज भी होती हैं। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वो एटॉमिक रेडियस है, उसकी वेरिएशन डिफरेंट होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट की। तो शील्डिंग इफेक्ट पीरियड के अंदर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब है कि चेंज नहीं होगा। चेंज क्यों नहीं हो रहा? कि हर जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट उसके फीचर्स होते हैं, डिफरेंट डिपेंडेंसी होती है। अब जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं और कैसे
यहाँ पे आप देख लें कि जो पीरियड है उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट जा रहा है। कांस्टेंट क्यों जा रहा है? क्योंकि अब ये शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज होगा। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं होगा। तो हर जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उससे पहले हमने सेल्फ चेक को, शील्डिंग इफेक्ट की सेल्फ चेक को कंट्रोल करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने यही समझाया है। आमना का क्वेश्चन था तो वो मैंने बता दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वेरिएशन इन अ पीरियड। ये आपके सामने जो स्लाइड खुली हुई है ये पीरियड की है कि पीरियड के अंदर हम जो मूव करेंगे, जल्दी से देख लें इसको कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन अ पीरियड बिकॉज द इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी है कि किस जो एलिमेंट है उसका शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होगा या सेम होगा। तो पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है बिकॉज के इनर इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। अब इनर इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद होगा? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इसको हम क्या कहेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन्स। और इससे क्या होगा कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो शमीर ने स्लाइड खोली है, हमने आपके सिलेबस के मुताबिक चलना है। एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। आपने जो मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चेंज प्राइमरली ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इसकी समरी है, ठीक है। जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज और इंक्रीज की बात हम नेक्स्ट करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी भी नेक्स्ट आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगी और मेटालिक करैक्टर भी आएगी। इसका जो है देखें, इसको आप समराइज़ ना करें, आप अलग अलग याद करना है। शील्डिंग इफेक्ट की जो वेरिएशन है उसको आप अलग याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा एटॉमिक साइज़ का है, ठीक है, उसको आपने अलग तरीके से याद करना है। शील्डिंग इफेक्ट में से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो बताएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है, अच्छा उसके बाद एक एग्जांपल है जिसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम, कार्बन और सिलिकॉन। अच्छा, बेरिलियम और मैग्नीशियम में से आप बताएं और कार्बन और सिलिकॉन में से किसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा? बेरिलियम का है या मैग्नीशियम का? उसके बाद कार्बन और सिलिकॉन का, जल्दी से। आप मेरे साथ साथ चलें, जो क्वेश्चन होता है उस पर कार्बन, बेरिलियम और मैग्नीशियम का पहले बताएं, उसके बाद कार्बन और सिलिकॉन का। कार्बन और सिलिकॉन को अगर देखें तो कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14। तो किसके इनर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे? सिलिकॉन के इनर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। तो सिलिकॉन का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ग्रेटर होगा। हमने इनर इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। अगर कार्बन को देखें तो इसके पहले शेल में 2 हो जाएंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, इनर कितने हैं? 2। इनर 2 हैं और आउटर 4 हैं, जबकि सिलिकॉन में 2, 8 और 4। इसके इनर इलेक्ट्रॉन 10 हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन जिसके ज़्यादा होंगे उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम को अगर देखें तो बेरिलियम के केस में 4 है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का 12 है। तो इस केस में मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। अब आते हैं कंसेप्ट असेसमेंट की तरफ। कंसेप्ट असेसमेंट में पूछा गया है कि विच एटम हैव स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो किसका स्मॉलर होगा? फ्लोरीन और क्लोरीन में से दोनों को अगर आप कंपेयर करें, फ्लोरीन और क्लोरीन सेम ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। फ्लोरीन टॉप पे होता है, क्लोरीन डाउन द ग्रुप होता है।
तो फ्लोरीन हैज़ स्मॉलर, यस फ्लोरीन का स्मॉलर होगा, क्लोरीन का ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा। उसके बाद लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम का किसका स्मॉलर होगा? डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो इसमें अगर हम देखें जल्दी से, तो यहाँ पे हमारे पास जो कम होगा वो लिथियम का डाउन होगा, स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट होगा। बोरान और एल्युमिनियम का अगर देखें तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर देखे जाएं तो एल्युमिनियम के ज़्यादा हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट स्मॉलर किसका आ जाएगा? बोरान का। ठीक है, तो आज जो हमने चीज़ कवर की है वो शील्डिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। और आपके साथ जो स्टूडेंट हमारे ऑन स्क्रीन मौजूद हैं, आप तमाम बच्चों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो टू द पॉइंट रखें, ताकि टाइम जो है क्लास का वो बेनिफिशरी रहे सब के लिए। क्योंकि जब आप हमें क्वेश्चन की तरफ लगाते हैं तो हमारे 5 से 10 मिनट उस पर लगते हैं। ठीक है, अब हर बच्चे का अपना क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन अगर उसको समझ आ जाती है तो वो क्वेश्चन रिपीट ना करे, क्योंकि हमें हर बच्चे का आंसर देना होता है। ठीक है, आज जो हमने चीज़ सीखी वो था शील्डिंग इफेक्ट। उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट से पहले हमने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, इनर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, एटॉमिक रेडियस को थोड़ा बहुत हमने टच किया। और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेनली डिपेंड करती हैं एटॉमिक साइज़ के ऊपर, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन, आज का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीखा वो शील्डिंग इफेक्ट था। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, एक्सप्लेन द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। इसका क्वेश्चन आप नोट कर लें, उसके बाद हम क्लास को जो है वो एंड करते हैं। जो अभी हमने चीज़ सीखी इसका जो क्वेश्चन होगा वो आप नोट कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। एमसीक्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं किस पे डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। इसको भी आप नोट कर लें ताकि आपके लिए क्वेश्चन बैंक हो जाए। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब आपका कोई मज़ीद अगर क्वेश्चन होता है तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, कोई चीज़ रिपीट करवाना चाहते हो। ठीक है, और जो लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स ऐड किए हैं वो भी आपके यूट्यूब पे मौजूद हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।